नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। कुरुक्षेत्र जिला से गुजर रही मारकंडा नदी के साथ लगते खेतों में हर साल बरसात के दिनों में पानी के ओवरफ्लो और बाढ़ के कारण सैकड़ों एकड़ फसलों को नुकसान की आशंका बनी रहती है। कई बार तो फसल बर्बाद भी हो जाती है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने अखिल भारतीय श्री मार्कंडेश्वर जनसेवा ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत जगन्नाथपुरी की मदद से सड़क निर्माण के दौरान ओवरफ्लो पानी की व्यवस्था के लिए गुहार लगाई है। साथ ही साथ ग्रामीणों ने प्रशासन से सड़क निर्माण के स्थान पर ओवरब्रिज बनाने की मांग भी की है। आपको बता दें कि सैकड़ों किसानों ने एकत्रित होकर सरकार और प्रशासन से गुहार लगाई है कि नई सड़क के निर्माण कार्य में व्यवस्था ठीक नहीं की गई तो उनकी सैकड़ों एकड़ फसल बर्बाद होने का खतरा है। किसानों का कहना है कि बीते सालों में भी इस इलाके में अवरोध आने से ओवरफ्लो बाढ़ का पानी आने से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल और ढेरों का नुकसान हुआ है। किसानों का कहना है कि सरकार ओवरब्रिज बनाकर किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल को बर्बाद होने से बचा सकती है। ये जो नया यहाँ पे रोड बन रहा है NH1 NH20 का, जो कि जलबेड़े से शाहबाद की ओर जा रहा है। ये ठसका मीराजी में जो सबसे बड़ी समस्या है कि मारकंडे का बंद काफी गांवों तक लंबा है, परंतु उस बंद को जो ओवरफ्लो के लिए यहाँ पे वो बंद छोड़ा गया है जगह, और वो जगह अगर बंद करती है ये सड़क के द्वारा तो इसकी वजह से यहाँ अनेकों गांव डूबने की समस्या है। और ये हादसा पहले भी एक बार हुआ है। ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡੇਰੇ ਨੇ ਪਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਬੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਛਡਾਏ ਗਏ ਸਨ, ਬੰਨ ਬਣਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਬੱਧਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੜਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਬੰਨਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰ ਧੜ ਦੀ ਬਾਜੀ ਲਾਣੀ ਪਏ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੁਲ ਬਣਾਏ ਜਾਣ जो पानी निकल जाए थल्लेओं। आज किसानों की समस्याओं को लेकर यहाँ पर जो रोड निकल रहा है जलबेड़ा से शाहबाद के लिए, किसान यहाँ इकट्ठा हुए हैं जो काफी समय से इस रोड की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन चलते आए हैं। ये आज हम गांव ठसका मीराजी में खड़े हैं, जहाँ पर दोनों साइड से बंद समाप्त है। बीच का रास्ता जो ओपन माउथ खोला हुआ था, फ्लड एरिया है पानी निकलने के लिए, उसकी समस्या को लेकर यहाँ पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर सरकार एकदम रोड को बंद करके बना रही है। पानी की निकासी बिल्कुल नामात्र है, जिसको लेकर आज किसानों ने अपनी चिंता। वहीं हरियाणा में प्राइवेट अस्पतालों के ऑनलाइन इम्प्लीमेंट के लिए गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने पोर्टल और सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है। विज ने कहा कि अब निजी अस्पतालों को निर्धारित समय पर सूचीबद्ध करने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। इम्प्लीमेंट प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन जारी किया जाएगा। विज ने खाद्य एवं औषध प्रशासन द्वारा जारी किए गए ड्रग लाइसेंस संस्थाओं के निरीक्षण के लिए रेमडेसिविर और रियल टाइम इम्प्लीमेंटेशन सॉफ्टवेयर ड्रग विंग की शुरुआत की है और सॉफ्टवेयर को लॉन्च करने वाला हरियाणा पहला राज्य है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने कर्मचारियों, पेंशनरों और उनके आश्रितों को विशेष रूप से तृतीयक और सुपर स्पेशियलिटी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकारी स्वास्थ्य संस्थानों के अलावा निजी अस्पतालों के पैनल के माध्यम से इसकी सुविधा प्रदान की जा रही है। साल 2017 से केवल JCI और NBH मान्यता प्राप्त अस्पतालों को पैनल में लिया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते और बात करते हैं फरीदाबाद की, जहां कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा एक कार्यक्रम में शिरकत करने जा रहे थे। इस दौरान सड़क हादसे में घायल युवक युवती को अस्पताल भिजवाया। बता दें कि सेक्टर 14 में ऑटो और बाइक में भिड़ंत हो गई, जिसे देखकर मूलचंद शर्मा अपनी गाड़ी से उन्होंने रुकवाया और गाड़ी से उतरकर घायलों का हालचाल जाना। साथ ही साथ मंत्री के साथ मौजूद पुलिसकर्मियों ने स्थानीय पुलिस को सूचना दी और ऑटो से घायलों को अस्पताल भिजवाया गया।
वहीं भवानीखेड़ा के गांव धनाना में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम में शामिल हुए। इसी कड़ी में जनसभा को संबोधित किया गया और साथ ही इस दौरान हरियाणा सरकार पर जमकर बरसे भी। हरियाणा रोजगार देने वाला प्रदेश होना चाहिए, लेकिन प्रदेश में बीजेपी और जजपक्ष की सरकार गलत नीतियों ने सरकारी नौकरियों को खत्म कर दिया है। सरकारी विभागों से 2 लाख के करीब पद खत्म कर दिए गए हैं। हरियाणा को विकास की बजाय बेरोजगारी में नंबर 1 बना दिया गया है। सरकार की सबसे बड़ी विफलता बेरोजगारी है। बेरोजगारी पर कांग्रेस आंदोलन चलाएगी। आगे कहा कि आज बीजेपी के पास बनाकर अपने ही लोगों की समस्या सुनने का नाटक किया जा रहा है। हुड्डा ने कहा कि उनकी हरियाणा में सरकार बनते ही हिमाचल के तर्ज पर 300 यूनिट बिजली फ्री कर हर परिवार को दिया जाएगा। यह टीवी में दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा बैठा है। इसमें तो देखो वो तो पार्टियां जाने, बीजेपी जाने, बीजेपी जाने, लेकिन हम एक राजनीतिक नैतिकता की लड़ाई लड़ रहे हैं, राजनीतिक न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। लोगों के साथ धोखा हुआ। मैंने आज सारी बात आपने सुनी कही कि ये सरकार लोगों से विश्वासघात करके बनाई गई सरकार है, केवल अपने व्यक्तिगत स्वार्थ पूर्ति के लिए बनाई गई सरकार है और हरियाणा के लोगों का बहुत नुकसान हो गया इसमें। आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। आज भ्रष्टाचार की छूट देकर सरकार इनको, ये तो इनका तो भ्रष्टाचार है, लेकिन उससे लोगों को क्या लेना था? कितने लोग हैं जो इनके भ्रष्टाचार से जो अपना जिनको लाभ है, केवल इनको लाभ है। हमारा तो यह इलाका जय जवान जय किसान। तो दीपेंद्र हुड्डा भवानीखेड़ा पहुंचे, जहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि बेरोजगारी में हरियाणा नंबर 1 है। साथ ही साथ उन्होंने सत्तारूढ़ दल पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विकास की बजाय बेरोजगारी में नंबर 1 बनाया गया है प्रदेश को। वहीं बहादुरगढ़ में करोड़ों रुपए की सरकारी जमीन से अब कब्जा हटवाया जाएगा। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 20 मार्च को आदेश दिया है। आपको बता दें कि पूर्व विधायक और इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की याचिका पर यह फैसला आया है। साल 2017 में सबसे पहले नफे सिंह राठी ने ही ये मामला उठाया था। बीजेपी के उस वक्त के माननीय पार्षद अशोक गुप्ता पर अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर सरकारी जमीन पर कब्जा करवाने के आरोप लगे थे। बताते चले कि करोड़ों की सरकारी जमीन का ये मामला है, विधानसभा तक भी पहुंचा था। बहादुरगढ़ की जनता ने सरकारी जमीन पर कब्जे के विरोध में प्रदर्शन भी किया था। विधायक अभय चौटाला ने विधानसभा में भी मामला उठाया था, लेकिन सरकार ने अपने स्तर पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। 12 नवंबर 2017 को मैंने एक मुद्दा उठाया था कि बहादुरगढ़ में 100 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी पर सरकार के लोग कब्जा कर रहे हैं और उस बात को लेकर के हमने लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी और माननीय हाईकोर्ट तक जाना पड़ा और इसकी जांच हुई। जांच होने के बाद जांच अधिकारी एडीसी साहब थे उस टाइम पर सुशील सारवाण जी, वो भी हाईकोर्ट के आदेश से जांच करवानी पड़ी। जांच में उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि रजिस्ट्री कहीं दूसरे नंबरों की है और कब्जा सरकारी जमीन पर दे दिया गया है, जो कि गलत है। और आदेश दिया था नगर परिषद के अधिकारियों को कि इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए जिन्होंने कोताही बरती है। अधिकारियों के खिलाफ तो कोई कार्रवाई हुई नहीं। वहीं फरीदाबाद में करीब 9 माह पहले रात के समय शौच करते वक्त गई हुई बच्ची से दुष्कर्म के बाद निर्मम हत्या कर दी गई थी, लेकिन अभी तक आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर है। इसी को लेकर आज सैकड़ों लोगों ने सेक्टर 12 डीसी कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की है और कहा कि 9 महीने बीते जाने के बाद भी शौचालय के लिए जिस बच्ची की जान गई, आज वहां पर शौचालय तक भी नहीं बनवाया गया है। इतना ही नहीं, अभी आरोपी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। प्रशासन के ढुलमुल रवैये से लोगों में भारी नाराजगी है। वहीं एडीसी अपराजिता ने लोगों को ज्ञापन लेकर उन्हें आश्वासन दिया है कि जल्द ही इस मामले में कार्रवाई होगी और वहां पर शौचालय का निर्माण भी किया जाएगा। मेरा नाम रघुवर दयाल है, अध्यक्ष भोजपुरी अवधी समाज से हूँ मैं। किस बात को लेकर ज्ञापन सौंपा आपने, क्या कुछ मांगे? सर, यहाँ पे आज से पहले 11 अगस्त को आजाद नगर की झुग्गी में एक घटना हुई। एक 11 साल की मासूम बच्ची, वहाँ का शौचालय खराब है, सुलभ शौचालय काफी दिनों से बंद पड़ा है, जिसकी वजह से वहाँ की बच्चियों की, वहाँ की महिलाओं को रेलवे ट्रैक पे जाना पड़ता है। रक्षाबंधन वाले दिन उस लड़की के पिता नहीं है। जी, इनकी मांग ये है
शौचालय बनाने की मांग भी इन्होंने की है कि शौचालय की वजह से ही वो हादसा हुआ, ऐसा कुछ कह रहे हैं लोग। हाँ, तो अभी मैं ज्ञापन मैंने लिया है, मैं इसको पार्टी और जल्दी है। तो इस पर कार्रवाई होगी मैम शौचालय के लिए? वहीं भिवानी से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। एक महिला की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर युवक ने फांसी का फंदा लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजनों ने बताया कि युवक से उसी गांव की एक महिला पिछले कई सालों से ब्लैकमेलिंग करके उससे पैसा ऐंठ रही थी। इसी ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर युवक ने महिला के पास वीडियो कॉल करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। जब तक परिजन मौके पर पहुंचे तब तक युवक की मौत हो चुकी थी। वहीं इस मामले में परिजनों ने पुलिस से अपील की है कि दोषी महिला के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और परिवार को न्याय दिलाया जाए। वहीं इस मामले में पुलिस आगामी कार्रवाई कर मामला दर्ज कर लिया गया है। फगड़ाना में इस बिट्टू सनाफीश्वर सिंह जो कल अपने गले में फंदा लगा करके अपनी जीवन लीला समाप्त कर लिया, जो एक महिला के खिलाफ आरोप लगाया ब्लैकमेलिंग के लिए, तो जांच की जाएगी, इसकी जैसे भी कार्रवाई होगी। और वो 1-1.5 साल से इसका एक मरगांव की औरत है उसके संपर्क में था, तो उसने कुछ ब्लैकमेल कराया होगा, वो ज्यादा डिप्रेशन में रहने लग गया था। इसने मार से बताई भी है तो वापिस से पैसा की मांग कर रही है। उसी से प्रकार से तो हमने इतना देखा कुछ गलत कदम उठ। बहादुरगढ़ में पुलिस में कार्यरत एक महिला सिपाही हिंदू ने रिक्त परिस्थितियों में जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। जहरीले पदार्थ सल्फास की वजह से महिला सिपाही की हालत ज्यादा बिगड़ गई। उसे इलाज के लिए रोहतक के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन वहां उसने दम तोड़ दिया। आपको बता दें कि इंदु फिलहाल कोर्ट में गरज में तैनात है और वह अपने परिवार समेत बहादुरगढ़ के सदर थाने में बने सरकारी क्वार्टर में रहती थी। देर रात उसने संदिग्ध परिस्थितियों में सल्फास का सेवन कर लिया। परिवार की माने तो उसके सिर में दर्द था और इसी वजह से महिला सिपाही ने दवा के धोखे में जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया। अब फिलहाल पुलिस ने मृतक महिला और पुलिस कर्मचारियों की मां के बयान के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। मामले को घरेलू कलह से भी जोड़कर देखा जा रहा है। हमारी लेडी कांस्टेबल थी इंदू वाइफ ऑफ संजीत, गांव बाड़न की रहने वाली थी। इसकी पोस्टिंग अपना कोर्ट गार्ड में थी और रिहायश इसकी थी सदर थाना के अपने सरकारी क्वार्टर में। तो इसकी मां ने बताया है कि इसके सिर में दर्द था और इसने घर में रखी हुई कोई दवाई ली थी, लेकिन वो बाद में पता लगा कि उसने पॉइजन की गलती से करने के लिए ली। वहीं अम्बाला छावनी में 14 वर्षीय बच्चे की इलाज के दौरान मौत हो गई। बच्चे की हार्ट सर्जरी हुई थी और उसे खून की कमी रहती थी, जिसका इलाज एक निजी अस्पताल में चल रहा था। अचानक से उसकी तबीयत खराब होने की वजह से हॉस्पिटल में उसे भर्ती कराया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल बच्चे का पोस्टमार्टम करके परिवार वालों को शव सौंप दिया गया है। बता दें कि निजी अस्पताल में स्ट्राइक होने की वजह से सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जब बच्चे की तबीयत ज्यादा बिगड़ी तो उसे आदेश हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया, जहां बच्ची की मृत्यु हो गई। जानकारी के लिए बता दें कि हेड कांस्टेबल ने बताया कि हमें सूचना मिली कि एक 14 साल की बच्ची की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। बच्चे की बॉडी को मॉर्चुरी में रखवा दिया गया है। परिजनों से आगे की पूछताछ करके कार्रवाई शुरू की जाएगी और पोस्टमार्टम के बाद परिवार को बच्ची का शव दे दिया जाएगा। तो कल सवेरे उसको उल्टियां हुई, एक उल्टी आई तो हम उसी समय लेके उसको हॉस्पिटल गए। हमने जान के कल स्ट्राइक होने की वजह से डॉक्टर साहब नहीं मिले और फिर वहां से जो है सिविल हॉस्पिटल में लेके आगे। सिविल हॉस्पिटल में इन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया, इंजेक्शन वगैरह लगाया, टैबलेट वगैरह दी, तो उसके बाद बोले कि आप ले जाओ, अभी ठीक है। ऑक्सीजन भी दिया था इन्होंने कि अब तो ठीक है, अब घर ले जाओ, फिर कल चेक करवा लेना। तो बेटा और बहू जो है गुड़िया को लेके गेट के बाहर ही गए। बस उसने जूस पीने की इच्छा जाहिर करी, जूस वाली रेडी तक तो पहुंचे नहीं, वहीं एकदम तबीयत खराब हो गई। हमारे पास एक बरोड डेड का रुका था आदेश हॉस्पिटल से, भाई 14 साल की लड़की की डेथ हो गई है।
तो हम उसको क्या नाम आदेश हॉस्पिटल पहुंचे। आदेश हॉस्पिटल से अपना जो डेड बॉडी थी अमीशा था, जो ये मृत थे लड़की 14 साल के हैं, 9th क्लास में पढ़ रही है। तो इसको क्या नाम है वहाँ से रुका प्राप्त करके अपना क्या नाम जो भी कार्रवाई थी 173 की वो अपना पूरी कर दिया। ये कोई पुरानी बीमारी से पीड़ित थी। वहीं अम्बाला पुलिस लगातार नशे के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में CIA 2 ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए GT रोड पर शाहपुर रेलवे अंडर ब्रिज के पास 2 आरोपियों को 4 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी पंजाब के बरनाला के रहने वाले हैं। अंतरराष्ट्रीय बाजार में पकड़ी गई अफीम की कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके साथ ही एंटी नारकोटिक सेल ने नारायणगढ़ से 1 किलो 50 ग्राम चरस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए अम्बाला के SP जश्नदीप रंधावा ने बताया कि CIA 2 ने गुप्त सूचना के आधार पर बलजिंदर और रघुवीर नाम के 2 आरोपियों को पकड़ा है, जिनके पास से 4 किलो कमर्शियल अफीम बरामद की गई है। दोनों आरोपी GT रोड पर कार में नशा सप्लाई करने जा रहे थे। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर थाना पाड़पा में भेज दिया गया है और मामला दर्ज कर लिया गया है। हमारी CIA 2 की टीम इंस्पेक्टर संदीप के नेतृत्व में उनके पास सूचना प्राप्त हुई कि कुछ नशा तस्कर नशे की बड़ी खेप लेकर अम्बाला की तरफ आ रहे हैं, जिसके ऊपर पुलिस कार्रवाई करते हुए GT रोड के ऊपर रेलवे ओवरब्रिज शाहपुर में इनके द्वारा नाकाबंदी की गई और एक संदिग्ध गाड़ी को फ्लैग डाउन किया गया। जो उसमें जब गाड़ी की एज पर लॉ ड्यू प्रोसीजर को फॉलो करते हुए चेकिंग की गई तो उसमें से 4 किलो अफीम बरामद हुई। वहीं नारनौल पुलिस ने क्षेत्र के कई गांवों में नशे के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। अभियान के तहत DSP प्रदीप यादव के नेतृत्व में गांव राजथल और सुलचानी के में नशीले पदार्थों को बेचने वाले नामजद लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की है। इस मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा। DSP प्रदीप यादव ने कहा कि गांव सुलचानी और राजथल में काफी घरों में छापेमारी की गई है। जो भी नशे का कारोबार करते हैं या इस कारोबार में लिप्त हैं, उन सभी घरों में तलाशी की जा रही है, जहां सर्च अभियान के दौरान अवैध शराब मिली है और घरों में बिना कागजात के जो वाहन खड़े थे उसे भी कब्जे में ले लिया गया है और उसकी भी जांच की जा रही है। सीलिंग प्लान के तहत आज इनके घरों को सर्च किया, जिसमें जो नशे के कारोबार में जिनका पहले नाम है या लिप्त है उनके घरों की तलाशी ली गई है और घरों की सर्च करने पर कुछ अवैध शराब का मिला भी है। हाँ, व्हीकल जो जिनके इन्होंने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखा पाए उनको लिया है कब्जे में। वो तसल्ली करने के बाद जैसे होगी वैसे कर दी जाएगी। तो नशे के खिलाफ लगातार पुलिस सख्त मूड में नजर आ रही है। नारनौल के कई गांवों में DSP के नेतृत्व में छापेमारी की गई, जहां पर कई घरों में अवैध तरीके से नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं। साथ ही साथ पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहनों को भी जब्त किया है। ऐसे वाहन जिनके कागजात लोग नहीं दिखा पाए उनको पुलिस की ओर से जब्त किया गया है। वहीं रेवाड़ी में एक नए पुलिस कप्तान दीपक सहाराणा ने जिला की कमान संभालते ही अपना रोड मैप तैयार कर लिया है। उन्होंने नशे के सौदागरों को आगाह करते हुए कहा कि समय रहते इस जिले को छोड़ दे, क्योंकि आने वाले समय में उनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होने वाला है। यानी कि अपराधियों को किसी भी तरह से बख्शा नहीं जाएगा। वहीं उन्होंने आम जनता से भी आह्वान किया कि उन्हें भी पुलिस से डरने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि पुलिस का सहयोग करें और जागरूक होने की जरूरत है ताकि अपराध घटित ही ना हो। करता है तो उसके खिलाफ एक्शन ली जाएगी। साथ ही
मैं जो ये नशे के सौदागर हैं, जो नशा बेचते हैं, उन व्यक्तियों को भी आगाह करना चाहूंगा, ऐसे अपराधियों को, कि वो इस जिले को छोड़ दें। उनके लिए आने वाला समय ठीक नहीं है। इसके अलावा मैं ये भी कहना चाहूंगा कि यहाँ पर हम ट्रैफिक अवेयरनेस और साइबर क्राइम अवेयरनेस के कैंप भी आयोजित करेंगे, ताकि आमजन को सुविधा मिल सके, उनके साथ इस प्रकार के अपराध ना हो या दुर्घटना ना हो। रेवाड़ी में नए पुलिस कप्तान ने ज्वाइनिंग की है और जिसके बाद उन्होंने नशे के सौदागरों को चेतावनी देते हुए कहा है कि अब इस क्षेत्र में किसी भी तरह के अपराध नहीं चलेंगे। नशे के तस्करों के खिलाफ सख्त एक्शन में पुलिस अब नजर आ रही है। साथ ही साथ उन्होंने आम जनता को भी जागरूक किया है, सतर्क रहने की अपील की है, ताकि किसी भी तरह के अपराध घटित न हो। वहीं खबर कालावली से है, जहां पर आपको बता दें कि एक मामला सामने आया है। कालावली में बता दें कि कालावली में अवैध निर्माण मामले में प्रदेश के कृषि मंत्री जेपी दलाल के आदेशों पर सिरसा के अतिरिक्त उपायुक्त जांच कर रहे हैं। 1 सप्ताह में रिपोर्ट भी पेश करेंगे। शिकायतकर्ता ने करोड़ों रुपए का गबन होने का आरोप लगाया है। जानकारी के लिए बता दें कि यह अवैध निर्माण कांग्रेस सरकार में हुआ था। ये मामला ऐसे है जी भी कालावली में टाउनशिप CC3 में एक पीवीआर की जगह थी जिसमें सिनेमा हॉल बनना था, लेकिन वो जगह के मालिकों द्वारा हुड्डा सरकार के अंदर 2008-9 के अंदर कांग्रेस के मंत्रियों से मिलकर उस जगह को पीवीआर के से तब्दील करवा के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में तब्दील करवा दिया गया। लेकिन वो जहां पे उस जगह पे जब नक्शे पास हुए उस जगह को बनाने के, तो वहां पे नीचे पहले बेसमेंट बनना था, उसके ऊपर ग्राउंड फ्लोर पे 28 दुकानें बननी थी, फिर फर्स्ट फ्लोर पे 20 दुकानें बननी थी और ऊपर जाके एक मल्टीप्लेक्स सिनेमा बनना था। लेकिन मालिकों ने पूरी छांटकाट करके, जो कि हुड्डा के अधिकारियों से लगा लो, नगर पालिका के अधिकारियों से लगा लो, और मतलब जो भी मंत्री उस टाइम में थे, उनमें उन्होंने मतलब सारी गठबंधन करके मतलब पूरा भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और उसको नियमों को ताक पर रखकर उस दुकानों का अवैध निर्माण करके पूरी कार्रवाई की गई। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता जगदीश प्रजापति हमारे साथ कालावली से जुड़ गए हैं। जी जगदीश, क्या कुछ पूरा मामला है ये अवैध निर्माण को लेकर? जी का बिल्कुल 2011 में जो हुड्डा जो सिनेमा की दुकानें थी उसको परिवर्तन कर दिया गया है। कहीं ना कहीं नियमों को साथ साथ रखकर ये परिवर्तन कर दिया गया है। हाल ही अगर देखा जाए तो यहाँ पर 20 दुकानें जो है ग्राउंड लेवल पर बनी हुई है, लेकिन नियमानुसार 28 दुकानें ग्राउंड फ्लोर पर और सेकंड फ्लोर पर 20 दुकानें और उसके ऊपर पीवीआर बनना था और पीवीआर बनकर जो ऊपर भी छत में बेच सकते थे, लेकिन इस तरह का नहीं किया गया। बताया जा रहा है कि कालावली में किसी कांग्रेस के बड़े मंत्री का हाथ होने के बाद इस तरह का जो जमीनी घोटाला है किया गया है, इसको अंजाम दिया गया है। इसकी शिकायत जो है पुलिस कमेटी में लगी थी पिछली 14 तारीख को। माननीय मंत्री जेपी दलाल जी ने उन जो अधिकारी और कर्मचारी मिलते हैं उनको FIR करने का जो आदेश जारी कर दिया गया है। कहीं ना कहीं अभी यह कहे कि राजनीतिक पहुंच के कारण FIR तक नहीं पहुंच पाई है, लेकिन जांच कमेटी जरूर जांच कर रही है। अगर बात की जाए सिरसा के ADC अनंत कुमार इस जायका में जांच कर रहे हैं और आने वाले सप्ताह में एक बड़ा फैसला है जो उससे सुनाया जाएगा। कहीं ना कहीं जांच है जिसको छोड़ने के लिए शिकायतकर्ता बार बार मीडिया का सहारा ले रहे हैं। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 1 करोड़ की जो दुकान बिकी है, लगभग कहीं 50 से 100 करोड़ रुपए का जो घोटाला है कालावली किया गया। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं जरूर शहर में चर्चाएं हो रही है कि कालावली इस तरह के बड़े घोटाले हैं कई जो है सामने आने की संभावना लगाई जा रही है। जी जगदीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।